So now next we are going to study about the changes in the army. Okay, so basically अब ब्रिटिशर्स ने आर्मी में चेंजेस क्यों इंट्रोड्यूस किए? जस्ट बिकॉज दे वर फिर से कोई इंडिया में दोबारा रिवॉल्ट ऑफ 1857 की तरह कोई दोबारा इंसिडेंट्स ना हो, इसलिए उन्होंने चेंजेस इंट्रोड्यूस किए. ओके, सो फर्स्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द यूरोपियन ट्रूप्स इन इंडिया वाज इंक्रीज्ड. ओके, पहला क्या किया? यूरोपियंस जो ट्रूप थे, ब्रिटिशर्स जो ट्रूप्स थे, उनका स्ट्रेंथ इंक्रीज किया. फॉर एग्जांपल रेशो 1:2 मीन्स यहाँ दो इंडियन सोल्जर पर एक कौन होना चाहिए? यूरोपियन. ओके, यूरोपियन टू इंडियन ट्रूप्स इनका रेशो क्या होना चाहिए? बंगाल में 1:2 और मद्रास एंड बॉम्बे में 2:5. मीन्स इनकी जनरल थिंकिंग ये थी कि बेसिकली द यूरोपियन ट्रूप शुड बी हाफ ऑफ द इंडियंस. इंडियंस के क्या होने चाहिए? हाफ. ओके, अगर दो इंडियन है तो एक यूरोपियन होना चाहिए. गॉट इट? Second important was European soldiers were kept in the key geographical as well as military positions. Okay, अब ये जो important geographical as well as military positions थी, उन पर कैसे यूरोपियन सोल्जर्स को रखा गया. ओके, फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था दिल्ली, इलाहाबाद, ये की स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी, यहाँ यूरोपियन सोल्जर्स को अब रखा गया. ओके, थर्ड, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स एज वेल एज एम्यूनिशंस वेर नेवर प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ इंडियंस. पहले क्या होता है, जो आर्टिलरी होती थी और जो वेपन्स होते थे, एम्यूनिशंस होते थे, इंडियन के ही चार्ज में होते थे. बट अब इन्होंने क्या किया कि जो एम्यूनिशंस होते हैं, गोलियाँ, ओके, एज वेल एज सोफिस्टिकेटेड जो कॉम्प्लिकेटेड वेपन्स होते हैं, इंपॉर्टेंट वेपन, एज वेल एज आर्टिलरी, जितनी भी इंडियन आर्टिलरी थी उसको डिस्बैंड कर दिया गया. कुछ माउंटेन्स की कुछ आर्टिलरी थी उनको रहना गया, बाकी सारी को डिसबैंडेड कर दिया गया. एज वेल एज सोफिस्टिकेटेड वेपन थे वो यूरोपियन की कस्टडी में हो गए. दे वेर नॉट इन द प्लेस इन द चार्ज ऑफ इंडिया. इंडियन के चार्ज में नहीं थे. क्यों? क्योंकि उनको डर था कि अगर इंडियन के चार्ज में सोफिस्टिकेटेड वेपन्स होंगे तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 की तरह फिर कोई रेवोल्यूशन हो सकता है. ओके, देन ऑल्सो next they started discrimination on the basis of the caste, religion and region. Okay, religion and region means रीजनलिज्म वो फेवर करने लगे कि एक पर्टिकुलर अवध है, देन बंगाल है, मद्रास, इस बेसिस पर वो डिस्क्रिमिनेशन किए. रिक्रूटमेंट, जब भी आर्मी का रिक्रूटमेंट हुआ करता था तो वो कास्ट और रिलीजन के बेसिस पर करने लगे. ओके, देन इन ऑर्डर टू डिस्करेज नेशनलिज्म अमंग द सोल्जर्स. ओके, अब उन्होंने सोल्जर्स को नेशनलिस्टिक फीलिंग उनमें डेवलप ना हो, इसलिए उन्होंने क्या किया? कास्ट एंड कम्युनिटी के बेसिस पर रेजिमेंट बनाने लगे. ओके, सो दैट एक पर्टिकुलर कास्ट की एक रेजिमेंट होगी. इस बेसिस पर इन्होंने रिक्रूटमेंट और आर्मी को रीस्ट्रक्चर करना स्टार्ट कर दिया. देन न्यूज़पेपर, जर्नल्स, नेशनलिस्टिक पब्लिकेशन, ये जो इम्पॉर्टेंट यू कैन से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे, इनको आर्मी के सोल्जर से दूर रखा गया, स्पेशली इंडियन सोल्जर से दूर रखा गया. क्यों दूर रखा गया? क्योंकि अगर इंडियन सोल्जर्स इन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के कांटेक्ट में आएंगे, न्यूज़पेपर के कांटेक्ट में आएंगे, तो उसमें नेशनलिस्टिक फीलिंग डेवलप हो सकती है. एज अ रिजल्ट इनको अलग रखा गया है, सो दैट दे शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन. आर्मी क्या कर सके, जो पूरी लाइफ है, जो जनरल हैपनिंग हो रही है कंट्री में, उससे सेपरेटेड हो सके. गॉट इट? सो दिस वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड चेंजेस इन द आर्मी. ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन. ओके, अब इंडिया कैसे इंडियंस को ब्रिटिशर्स कैसे इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रहे थे. ओके, पहला मैंने उन ब्रिटिशर्स के बताया था, दीज वेयर इंपेरियलिस्टिक कंट्रीज. इंपेरियलिस्टिक कंट्रीज का क्या मतलब है? ये दूसरी कंट्रीज को कैप्चर करके अपनी कॉलोनीज
बिल्ड करती थी और उन कॉलोनीज से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती थी अपने होम कंट्री में एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती थी। ओके, सो अब इससे क्या हुआ, अब इंडिया वॉज अ टिपिकल कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश, एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम द इंडिया टू इंग्लैंड एंड इंपोर्टिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट फ्रॉम द इंग्लैंड टू द इंडिया। अब इससे क्या हुआ, रॉ मटेरियल बहुत ही चीप प्राइस पर ले जाते थे। फॉर एग्जांपल कॉटन इंडिया से ले गए और फिनिश्ड प्रोडक्ट में कॉटन के टी शर्ट्स इंडिया में इंपोर्ट करते थे। अब कॉटन के टी शर्ट्स अगर ब्रिटिश में मैन्युफैक्चर होंगे वहाँ, तो वहाँ क्या होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और ऑल्सो अब जब ये अपना प्रोडक्ट इंडिया मार्केट में सेल करेंगे तो उससे क्या मिलेगा इनको, मनी मीन्स इनकम मिलेगी, इनका प्रॉफिट होगा ज़्यादा। वेरएज इंडियंस का क्या हो रहा है, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट ब्रिटिशर्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंडिया में जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, वीविंग थी, ये सारी इंडस्ट्रीज क्या कोलैप्स हो गई। ओके, और जितने भी पीसेंट्स, आर्टिशंस, इन सबको एम्प्लॉयमेंट मिलता था, अब इनका एम्प्लॉयमेंट क्या हुआ, चला गया। क्यों? क्योंकि मशीन मेड प्रोडक्ट बहुत ही चीप है एंड लोग उसको इजीली एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, गॉट इट। सो इनकी प्रोडक्ट की कोई डिमांड नहीं रही, जो इंडियन आर्टिशंस थे, हैंडीक्राफ्ट थे, उनकी प्रोडक्ट की कोई डिमांड नहीं रही मार्केट में, ब्रिटिश प्रोडक्ट की डिमांड थी। इसलिए ये क्या हुआ, इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वेरएज ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। गॉट इट। देन अलॉन्ग विद दैट, इसके अलावा क्या, बहुत सारे ये जो सैलरीज होती थी, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स लाइक सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, मिलिट्री एज वेल एज सिविल सर्वेंट्स, ये सारे इन सबको जो सैलरी दी जाती थी, ये बेसिकली इंडिया से जो टैक्सेस मिलते थे ब्रिटिशर्स को, इन सब का पार्ट था। सो बेसिकली लार्ज मनी ऑफ द इंडियंस आर स्पेंट ऑन द सैलरीज and allowances of the Britishers. So as a result there is a drain on the country's resources. इंडिया का जो कंट्री का रिसोर्सेज है वो क्या है, ड्रेन हो रहा है, मीन्स खजाना खाली होते जा रहा है, कोई कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रही, वो जो मनी है किसी पब्लिक इन्वेस्टमेंट में नहीं हो रही है, पब्लिक स्ट्रक्चर बिल्डिंग में नहीं हो रही है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में नहीं हो रही, बेसिकली क्या, ड्रेन हो रही, कंट्री का ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है। गॉट इट। देन अभी मैंने बताया ये रूरल आर्टिशन इंडस्ट्रीज ये कोलैप्स हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी। ब्रिटिश चीप प्रोडक्ट इंडिया में इंपोर्ट करते थे, इसलिए रूरल आर्टिशंस इंडस्ट्रीज सच एज हैंडीक्राफ्ट, वीविंग एज वेल एज स्पिनिंग, दीज वेर कोलैप्स। ओके, देन अब ये इंडस्ट्रीज कोलैप्स हो गई। देन पीसेंट से फोर्स कल्टीवेशन की जाती थी इंडिगो की। ओके, इसकी वजह से क्या हुआ, पीसेंट्स वेर इम्प्रोविज्ड अंडर द ब्रिटिश रूल। क्यों? एक तो फोर्स कल्टीवेशन होता था, सेकंड इनका लैंड सेटलमेंट, परमानेंट लैंड सेटलमेंट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें जो टैक्सेस थे लैंड पर, मीन्स एग्रीकल्चर पर टैक्स था, वो बहुत ज़्यादा हो गया। एज अ रिजल्ट पीजेंट्स वर अनेबल टू पे द टैक्सेस, सो दे बेसिकली अब ये मनी लैंडर्स के क्लच में फंसते गए और पुअर होते चले गए। ओके, देन इंडियंस हैज टू पे हैवी इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन द ब्रिटिश। अब क्या करते थे ये ब्रिटिश जो हैं वो इंडिया में बहुत सारे ब्रिटिश जो यू कैन से बिजनेसमैन होते थे वो इंडिया में अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे। ओके, इंडिया में पैसा इन्वेस्ट क्यों करते थे? सो दैट कि रेलवे का कंस्ट्रक्शन हो गया, वाटरवे का डेवलपमेंट हो गया, एज वेल एज कोल माइन, जूट मिल्स, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, इन सब के लिए मनी की रिक्वायरमेंट होती। तो ब्रिटिश जो कैपिटलिस्ट थे वो अपना पैसा इंडियन मार्केट में लगाते थे, मीन्स सिंपली कंपनी में इन्वेस्ट करते थे। तो अब उसमें इससे क्या होता था, इंडियंस को बहुत ज़्यादा डिविडेंड पे करना। अब डिविडेंड क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी हो गई, कंपनी अगर प्रॉफिट करेगी तो उसमें जितने भी शेयर होल्डर्स मीन्स जितने लोगों ने भी पैसा लगाया उन सबको क्या, जो इनकम है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, दैट इज डिविडेंड। ओके, सो इंडियंस बेसिकली क्या कर रहे थे, ब्रिटिश ने जितना भी सरप्लस कैपिटल इंडियन मार्केट में लगाते थे तो हैवी जो मनी थी वो किस में पे की जाती थी, ब्रिटिश के डिविडेंड में, एज वेल एज इंटरेस्ट और डिविडेंड में ही इंडिया की सारी मनी खत्म हो जाती थी। गॉट इट। सो एज अ रिजल्ट यहाँ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इंडियंस का हो रहा था।
Got it? Next is rise of nationalism. Okay, after the revolt of 1857 or you can say first war of independence, इसके बाद क्या हुआ? There was rise in the nationalistic feelings. Okay, there was rise in the national movement. Okay, now on first times Indian could believe that yes, we could fight against the Britishers, we can resist ब्रिटिशर्स. ओके, एक फीलिंग आ गई एज अ रिजल्ट, बहुत सारे अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एरोज अमंग द इंडियंस. ओके, नेशनलिज्म का क्या मतलब है? स्ट्रॉन्ग लव एंड लॉयलिटी विच द पीपल हैव फॉर देयर ओन कंट्री. ओके, गॉट इट? एंड सेकेंड, revolt of 1857 became a source of inspiration for the future freedom fighters. ओके, अब इसी जो आगे का रिवॉल्ट इंडिया में स्टार्ट हुआ वो यहीं से, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ. जो फ्यूचर के फ्रीडम फाइटर्स थे, बेसिकली सैक्रिफाइसेस ऑफ द मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, इन सब की सैक्रिफाइसेस उनके लिए, फ्यूचर फ्रीडम फाइटर के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनी. गॉट इट? सो देयर वाज राइज ऑफ नेशनलिज्म. देन 13th इज वाइडनिंग ऑफ द gulf between the Hindus and Muslims. Okay, अब just because of their divide and rule policy की वजह से क्या हुआ? हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में गल्फ बढ़ता गया, मीन्स यू कैन से गैप बढ़ता चला गया. ओके, अब दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती चली गई. और ऐसा क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स. ओके, ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि हिंदूज एंड मुस्लिम शुड लिव कंबाइंड. अगर ये कंबाइंड यूनिटी में रहेंगे तो क्या करेंगे? इट मे पोज अ थ्रेट टू द ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल के लिए ये क्या एक थ्रेट की तरह. ओके, सो दे फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. एज अ रिजल्ट बेसिकली देयर वाज अ वाइडनिंग ऑफ द गल्फ बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स. हिंदूज एंड मुस्लिम्स में वो यूनिटी नहीं रही. ओके, गॉट इट?